थैंक यू आप लोग सभी लोगों का आने के लिए। अजय आर्यन से तो बहुत लोग मिल चुके होंगे, ठीक है। डिप्टी एसपी 40th रैंक, इस बार 7 to 10 जेपीएससी में। और हम लोगों का प्रयास है सभी चीज़, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस यहाँ चल रहा है। और पिछले बार हम लोगों का जो जिस चीज़ में कमी रहा, जैसे कि सेपरेटली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो एक जैसे टेस्ट सीरीज हम लोग लेते थे, जो बच्चा लिखता था, जो भी उसमें रिमार्क्स देना हुआ उसको फिर स्कैन करके उसका कॉपी भेज दिए। हालांकि जो भी किए उसको बहुत सराहा गया, लेकिन इस बार टेस्ट सीरीज के क्रम में एक ये है कि जो मेरा बेस्ट बच्चा था, एक अकरम रजा भी था, एक अजय आर्यन है, ये सब बेस्ट बच्चे थे। एक फलक आजम भी था, फलक आजम भी थी जिसका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ये सब हमारे टेस्ट सीरीज के बेस्ट बच्चे थे। तो उसी सीरीज में हम ये कोशिश किए हैं कि जैसे ये अपना अनुभव का, एक्सपर्टाइज का, जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे उसका फ्रेमिंग क्या होगा, कैसे ये सोचते हैं, और जो भी इन्होंने कहीं भी सीखा है क्या कैसे हो सकता है वो आपको बतलाएंगे। और इसका फ़ायदा आपको जो आने वाला टेस्ट सीरीज में हो रहा है, जो हम लोग पॉलिटी पवेट से शुरू करेंगे, उसमें सभी लोग आप इनसे सीख के आप अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इस बार यहाँ लॉट में रिजल्ट होगा। और अजय आर्यन का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, ठीक है। अपना बेस्ट तो ठीक नहीं। गुड इवनिंग। तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे चल रहा है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? तो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। और एग्ज़ाम का तो अभी कोई शेड्यूल नहीं आया हुआ है, बट फिर भी एक्सपेक्टेड है कि मार्च, मतलब कि जैसे कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2024 में, उससे पहले जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो एक जेपीएससी एटलीस्ट करवा करके ही जाएंगे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 साल लगता है टोटल जेपीएससी कंप्लीट होने में, उसका ड्यूरेशन। तो मार्च के आसपास उसका पीटी होना चाहिए, ये मेरा एजम्पशन है। खैर एक बार इससे पहले जब आए थे तो उस टाइम पे जो पीटी है उसके बारे में, और जो पीटी है और उसके बाद जो रिसोर्सेज क्या होते हैं जेपीएससी के, क्या क्या मैंने फॉलो किया था उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा बताया था। अभी मेरा एक स्ट्रेंथ था ये कि जो मेंस का पेपर है वो थोड़ा बहुत ही रिप्रेजेंटेबल और कैसे उसको स्ट्रक्चर करके हम लिखा करते थे, तो उसके बारे में थोड़ा हम आज ब्रीफिंग करेंगे। एक्चुअली क्या है कि ट्रेनिंग इतना टफ होता है कि टाइम नहीं मिलता है कुछ देखने का। पिछले 6 महीने से तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, उसके बाद जो 3 पार्ट्स होते हैं,
सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये देखना है कि जो हम डेटा या फिर जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे तो वो रेलिवेंट होना चाहिए। अगर फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन है तो हम उसमें मैक्सिमम कोशिश करें कि फूड सिक्योरिटी का ही डेटा डालें, या फिर कोई अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई सब पार्ट है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका अगर कोई डेटा है फूड रिलेटेड, या फिर जैसे एक वेल्थ हंगर जो आती है तो उसका एक रिपोर्ट है हंगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स करके एक, तो उसमें अगर कोई डेटा वर्ल्ड हाँ WHI, तो जो डेटा रिलीज़ करती है इंडिया का क्या पोजीशन रहा है पिछले बार से इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर डिग्रेड हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में उस चीज़ को हम डेटा डालेंगे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का क्या डेटा जो है वो इंडिया का क्या है, क्या पोजीशन है इंडिया का। सेकंड चीज़ है उसी में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सजेस्टिव होने चाहिए। सजेस्टिव इन द सेंस कि जो पूरा आंसर का बॉडी है वो उसमें हम है सो क्या लिखने जा रहे हैं, उसका क्या पार्ट है वो उसी में होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इंट्रोडक्शन है, तो कैसे है सो जो एग्जामिनर है तो उसका कैसे हम है सो अटेंशन सीख कर सके। तो ये तो थियोरेटिकल नॉलेज है। अपना हम आंसर कुछ दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला पार्ट आप लिखने के बाद इसमें आप एनेक्डोट्स वगैरह, जैसे कि टोटल 48 पेज होता है, 48 पेजेस होते हैं, 4 क्वेश्चन होता है, तो आप 4 क्वेश्चन को अगर 48 पेज में लिखते हैं तो 12-12 पेज ईच आएगा। तो एक क्वेश्चन को आप है सो 12 पेज में आंसर लिख सकते हैं, तो इसमें पेज का कमी नहीं होता है। आप बस थोड़ा सा ये देखना होता है कि उस 3 घंटे के अंदर हम कैसे मैक्सिमम है सो अपना जो जितना भी नॉलेज है, जितना भी इनपुट्स है, उस चीज़ को हम पेज पे कैसे उतार सकें। तो इसमें एनेक्डोट्स वगैरह देने का या फिर स्टोरी टेलिंग वाला चीज़ उतना नहीं कर सकते हैं। सिंपली मेरा फंडा ये रहता था कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना डेटा हम उसमें पुट कर सकें। अब ये डेटा का अगर जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो एक क्वेश्चन आया हुआ था अपने ही टेस्ट सीरीज़ में से, एक मैंने टेस्ट सीरीज़ टेस्ट लगाया था मेंस के टाइम पे, तो उसमें कुछ इंडियाज़ पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं है, लेकिन मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो मैं एक बार पढ़ कर सुनाता हूँ। तो इसमें इंट्रोडक्शन ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1.25 बिलियन। इंडिया रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन, next only to China. It occupies 16% of world population and also target population of youth and children. तो ये एक छोटा सा नॉर्मल एक वेग आइडिया हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कैसे हम डेटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर पार्ट में आते हैं तो सेकंड पार्ट में है कि बॉडी है, तो बॉडी के बारे में हम थोड़ा, अच्छा वो कैमरा में नहीं आ रहा है। बॉडी में मेरा एक ये सजेशन रहेगा, इसको हम एक बार लिख करके ही बताते हैं। ये हो गया ना।
सेक्टोरल जो भी आंसर लिखना होता है उसका बॉडी पार्ट्स को हम सेक्टोरल डायमेंशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेक्टोरल में हिस्टोरिकल हो गया, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर को हम इस सेक्टोरल डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें विमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि वुमेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ या फिर अभी क्या पोजीशन है, तो या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो वुमेन एम्पावरमेंट, मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा हम इसको इस विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको हम सेक्टोरल डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उनका क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या उनका स्टेटस था, उसके बाद मेडिवल में क्या हुआ और उसके बाद मॉडर्न में अब क्या हुआ, तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि अगर मान लीजिए कि जैसे ये हिस्टोरिकल चीज़ में पार्ट हो गया, उसके हिस्टोरिकल को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड देन मॉडर्न इंडिया, इस 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आदमी को ऐसा क्वेरी रहता है ना कि सर क्वेश्चन तो आता है लेकिन उसको मेरा कंटेंट उतना नहीं बन पाता है, तो ये कंटेंट बनाने का हम उपाय बता रहे हैं। अगर मान लीजिए विमेन से क्वेश्चन आता है तो हिस्टोरिकल आप लिख रहे हैं, तो हिस्टोरिकल में एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 पार्ट आप थोड़ा भी अगर कुछ आता है, कोई एग्जांपल आता है जैसे अकबर क्या किए, या फिर एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में विमेन का क्या पोजीशन था, जैसे मदर गॉडेस मिली, उनका एक फिगर मिला, डांसिंग गर्ल मिली, तो उसके बारे में बता सकते हैं हाँ कि विमेन का स्टेटस अच्छा खासा था। सेकेंडली क्या है कि उसमें कोई पैट्रियार्कल वाला चीज़ ऐसा डोमिनेंस नहीं दिखा, तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठाक पोजीशन था। सेकेंडली अगर मिडिवल इंडिया में आए तो मिडिवल इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिस्टम आया, जैसे पर्दा सिस्टम आया, या फिर हिंदू में ही सती प्रथा सिस्टम आया, तो ये सब चीज़ क्या है कि एक स्टेटस बता रहा है विमेन का कि क्या सिचुएशन चल रहा है। देन अभी प्रेजेंट में क्या है कि अभी जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है या फिर नया नया तरीके का जो प्रॉब्लम्स है सो वीमेन के साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट में या फिर साइबर रिलेटेड या फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो ये सब केसेस को हम कोट कर सकते हैं। और थोड़ा मॉडर्न में अगर ब्रिटिश इंडिया के बारे में, तो ब्रिटिश इंडिया है सो कैसे क्या प्रॉब्लम था और कैसे उस चीज़ को है सो निवारण कर रही थी। फॉर एग्जांपल सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। अगर मान लीजिए कि नेगेटिव लिखना है कि क्या क्या खराबी था, तो आप इस 3 पार्ट में खराबी लिख दीजिएगा। अगर पॉजिटिव लिखना है तो पॉजिटिव में आप एंशिएंट इंडिया में है सो लिख दीजिएगा कि ये स्टेटस अच्छा था। देन फिर मेडिवल में थोड़ा सा ख़राब हुआ। मॉडर्न इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई, तो वो क्या क्या स्टेप्स लिया, जैसे सती प्रथा को ख़त्म किया, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में 1856 में ख़त्म किया। तो ऐसे जो जितना भी है डायमेंशन आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये पार्ट हो गया। कल्चरल डेवलपमेंट कल्चर से कुछ रिलेटेड है,
वीमेन का, तो एक जो मंदिर में कौन सा सिस्टम, देवदासी ट्रेडिशन है, देवदासी ट्रेडिशन है जो कि सही ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी है ऐसा कि बहुत सारी जगह पे उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। तो ये कल्चरल डायमेंशन आप दे सकते हैं। थर्ड हो गया जोग्राफिकल। जोग्राफिकल में मान लीजिए कि भी जैसे कि सेक्स रेशियो है, तो हरियाणा साइड है, सो कुछ साल पहले सो सेक्स रेशियो काफ़ी ख़राब था, 800 के आसपास उसका आ गया था। वही जबकि जो ट्राइबल सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल मणिपुर या फिर आसाम, जो ट्राइबल डोमिनेंट बेल्ट हैं, वहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। थर्डली हो गया कि आप केरला में जो सेक्स रेशियो है वहाँ अच्छा चल रहा है, झारखंड में सेक्स रेशियो है, या फिर जहाँ भी ट्राइबल थोड़ा डोमिनेंस होता है या फिर मैट्रियार्कल सोसाइटी होता है तो वहाँ पे सेक्स रेशियो ठीक होता है, और बाकी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहाँ पे सेक्स रेशियो कम है। तो इस आप जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि केरला में क्या सिचुएशन था, आसाम में क्या सिचुएशन है, गुजरात हरियाणा जो पार्ट हो गया उस तरीके का क्या सिचुएशन है। फिर उसी तरह से उसमें आप सोशल डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गया या फिर मैट्रिलिनियल सोसाइटी हो गया। तो ऐसे करके उसको विमेन को आप ऐसा सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको कोई डेटा ऑफ फिगर्स है उसको पुट कर सकते हैं। अगला है पॉलिटिकल में जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो मान यही है जैसे लोकसभा जो अभी इलेक्शन हुआ, नया डेटा अगर आप डालना चाहते हैं तो लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ उसमें आप है सो कितना रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, कितना परसेंट है, 15, हाँ इसी के आसपास है, 13 पॉइंट समथिंग है। तो आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड है उसमें विमेन का है सो काफ़ी कम रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंडली इस चीज़ को आप है सो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि जो साउथ में विमेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन द पॉलिटिकल स्फेयर इज़ मोर देन द नॉर्थ इंडिया। आप नॉर्थ में देख रहे हैं कुछ नाम रहते हैं, तो ये वाला चीज़ है सो आप पॉलिटिकल एंगल दे सकते हैं इस चीज़ को। थर्डली हो गया, अगला हो गया इंटरनेशनल इशू हो गया कि इसी चीज़ को कि यूएनओ में कितना रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, या फिर जो यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो न्यूजीलैंड में क्या है कि एक जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की बनी है वो लेडी हैं। इसी तरह यूक्रेन नहीं, एक यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन नेशन में बहुत सारे ऐसे नेशंस होते हैं जिसमें नेशन है सो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब का पोस्ट लेती है। तो एक समझ रहे ना कि कंपैरिजन कैसे हो सकता है अलग अलग फील्ड में, उस चीज़ को हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह हो गया इकोनॉमिक में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कि जो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वुमेन का 24 के आसपास है, जबकि 76% के आसपास है सो मेल का आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल में उनका भी कम रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह सिक्योरिटी में कि जो पहले होती थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में विमेन नहीं आ सकती थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट है एक जजमेंट चेंज किया था जिसमें डिफेंस फोर्सेस में भी वो परमानेंट कैटेगरी में वो एम्प्लॉय हो सकती है। उसी तरह फिर इन्वायरमेंटल में क्या रोल रहता है, इथिकल, मोरल, जितना एक तरह से आप ये देखिएगा कि अगर यूपीएससी का पेपर 1, 2, 3, 4 देखिएगा तो पेपर 1 के अंदर ये तीनों आ गया, ठीक है। पेपर 2 में, ठीक है, ये पेपर 2 आ गया। अगर याद नहीं रह रहा तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। जो जीएस का पेपर है ये पेपर 3 हो गया और ये पेपर 4 हो गया। तो अगर सारा डायमेंशन याद नहीं हो रहा है तो आप बस यूपीएससी का जो 4 जीएस पेपर है उस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक अगर मान लीजिए आपके पास कंटेंट नहीं बन रहा है तो उस अलग अलग कंटेंट में हम कैसे फ्रेम करें, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो ऐसे करके आपका कंटेंट बन जाएगा। तो ये आपका एक सेक्टोरल डायमेंशन हो गया। आप लोग लिख लिए इसको।
सेकंड जो बॉडी है या फिर आंसर है उसको हम इस स्ट्रक्चर में फ्रेम कर सकते हैं। जैसे अभी जीपीएससी का सिलेबस है किसी के पास? अभी यहाँ पे ये तो सबके पास रहना चाहिए। ये वो लाइएगा, शिवांगन पब्लिक, ये मेरे पास भी हमेशा रहता था। क्वेश्चन पेपर है इस बार का 7 जेपीएससी का अभी। ये सब तो हमेशा साथ लेकर के जब भी पढ़ने कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो अच्छा किसी से हाँ ये 6 जेपीएससी का है ना? हाँ एक बार लेता ही है ना, तो उससे ये थोड़ा होता ना कि हम कैसे कोई भी आंसर कैसे अटेम्प्ट किए थे या फिर क्या लिखे थे उसके बारे में थोड़ा फ्रेमिंग कर देते। एक क्वेश्चन आया था इस बार के जेपीएससी में कि सिविल सर्वेंट का रोल या फिर ऐसा कुछ था, तो उसके बारे में क्या डेवलपमेंट। अच्छा एक बार क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन था, प्रशासन से रिलेटेड तो एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। और एक शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है कि नीति निर्माण में नगरसाई की भूमिका और जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की। हाँ इसको जो जिला प्रशासन वाला क्वेश्चन है ना, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन और रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जैसे रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उस चीज़ को आप है सो रोल को टेम्पोरल डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि जो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो मेनली तो ये वाले अगर जैसे कि जैसे एंशिएंट में है तो आई गेस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला है ना पार्ट या फिर उनका जो मेन प्रिंसिपल है वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि कैसे एक रीजन दे और रीजन को कैसे वो कंट्रोल करे। तो यहाँ से आप इसको
इंट्रोडक्शन में या फिर किसी पार्ट में इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, तो उससे ये पता चलेगा ना कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको कुछ आता है। सेकेंडली फिर इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन मिडिवल इंडिया में अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत हुआ उसके टाइम पे आया, लेकिन जो इसका जो अभी प्रेजेंट फॉर्म है वो मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई और उसी में फिर है सो इसमें हम प्रायर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट और ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश रूल के आसपास का एक पार्ट है, सो एक पार्ट को हम इस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम एक पेज में इसको कंप्लीट करके 1 से 1.5 पेज का कंप्लीट करके इसके बाद यहाँ पे हम अभी जो जैसे कि रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस लेकर के प्री ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ था, ये थोड़ा ज़्यादा ही नौकरशाही वाला चीज़ हो गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ज़्यादा ही पावर दे दिया गया था। तो उस टाइम का हम है सो रोल लिख सकते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे उनका अभी क्या रोल हुआ, रोल ये इन द सेंस कि जो LPG रिफॉर्म्स आया था उसके बाद है सो उनका इकोनॉमिक्स फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, हर जैसे कि पूरा जो इकोनॉमिक्स है इंडिया का वो पूरा रिवैम्प हो गया था। तो उस तरह से देखा जाए तो पूरा उनका जो इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा बढ़ गया, उनका जो डायनामिक फील्ड है कि कैसे कैसे हर एक अलग अलग फील्ड में कैसे उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो वो लिखना है। सेकेंड उसके बाद है कि अभी प्रेजेंट में क्या सिस्टम चल रहा है और आगे क्या उनका रोल हो सकता है, तो ये तो एक चीज़ हो गया। सेकेंडली जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें अगर मान लीजिए पॉलिटिकल एंगल देना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, ठीक है, तो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल देना चाहेंगे तो जो आर्टिकल 50 है उसमें डिफ्रेंशिएट करता है एक जुडिशरी और एक एग्जीक्यूटिव, दोनों के बीच का जो पावर है वो डिफ्रेंशिएट करता है। तो कंटेंट डालने के लिए आप वो भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम ऐसे करके ही आंसर में लिखे थे। तो ये टेम्पोरल डायमेंशन हो गया। यूपीएससी का सिलेबस है, आप लोग जैसे सिर्फ जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर साथ में यूपीएससी का भी देख रहे हैं, तो उसमें एक जो पार्ट है यूपीएससी का पेपर 2 में है, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बारे में उनका क्या सिचुएशन है, क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सिलेबस में दिया हुआ है। तो अगर आपको वो चीज़ याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ ये लिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है उसको स्टेक होल्डर्स, एक सोसाइटी में स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, एक जितना भी आप लोग देख रहे हैं, एक जैसे वीमेन होती है, वीमेन हो गया, SC ST माइनॉरिटीज़ हो गए, यूथ चिल्ड्रेन, उस हिसाब से उस बेसिस पे आप डिवाइड करके उसको लिख सकते हैं। ये खास करके वैसा क्वेश्चन जो सोसाइटी या फिर इकोनॉमिक्स ये वाले पार्ट में आप है सो इसको लिख सकते हैं। तो जो एक सोसाइटी में कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट करके उनके बारे में एक आप मतलब थीम बना करके उसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें क्या हो गया, वीमेन,
एक सोसाइटी में अगर देखा जाए तो बेसिकली अभी फ़िलहाल में इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप इस बेसिस पे भी कोई आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। चूँकि टाइम नहीं मिलता है, हम लोग प्रिपेयर, ये ट्रेनिंग जो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चलता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाए थे कि जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन रहता तो हम पहले से एक बार देख करके आते अगर थोड़ा समय मिल पाता तो बेसिकली हम यहीं से भी फ्रेम कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे हम देख रहे हैं, जैसे एक इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक फीचर्स, उसके अंदर वर्क फोर्स कंपोजिशन है। तो वर्क फोर्स कंपोजिशन में वैसे तो बेसिकली डेटा वगैरह डालना होता है कि क्या विमेन का क्या परसेंटेज है, मेन का क्या परसेंटेज है, चिल्ड्रन का क्या है, सीनियर सिटीजन का क्या है। तो उस बेसिस पे आप है सो उस क्वेश्चन में आप ऐसे परसेंटेज है सो डिवाइड कर सकते हैं कि विमेन का क्या, जो भी एंगल है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या सेक्स रेशियो है, कैसे इनका डेवलपमेंट हो सकता है, कितना परसेंटेज है, कितना इकोनॉमिक में उनका कंट्रीब्यूशन है, या फिर वर्कफोर्स में कितना कंपोजिशन है। तो ये वाला जो जितना पार्ट है आप विमेन के हिसाब से, फिर मेन के हिसाब से, SC ST का क्या पॉपुलेशन है, उनका क्या इकोनॉमिक फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, या फिर उनके बारे में जो भी डेटा वगैरह है, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। सीनियर सिटीजन, यूथ, चिल्ड्रेन, पुअर, रिच, सुपर रिच, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ये सब के बारे में। अच्छा, ये जैसे कि समझ में आ रहा है, मेनली हम बस ये कर रहे हैं कि कैसे आप बॉडी फ्रेम कर सके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको अलग अलग, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है सो आप सेक्टोरल डायमेंशन में लिख दिए, अगला क्वेश्चन है कि आप स्टेक होल्डर्स अप्रोच में लिख दिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख दीजिए। तो एग्जामिनर को क्या है ना कि अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगा। इसमें क्या है ना कि आपको कंटेंट का कमी कभी नहीं होगा। अगर ये वाला अप्रोच आप सीख गए तो कंटेंट का कमी कभी नहीं होगा। आप इजीली ऐसे इसको 7-8 पेज, कोई भी क्वेश्चन रहता है, थोड़ा जनरल क्वेश्चन, स्पेसिफिक टेक्निकल छोड़ करके, तो इस अगर अप्रोच से आप फॉलो करेंगे तो 6-7 पेज मिनिमम आप लिख सकते हैं। मतलब कि अराउंड 40% मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आप ऐसे इसमें स्कोर कर सकते हैं। एक अगला अप्रोच है लेवल्स के हिसाब से।
ये जो अप्रोच है, तो जैसे कि अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई सॉल्यूशन निकालना हो कि इस मान लीजिए पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो गिव द सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू कर्ब पॉवर्टी इन इंडिया। तो अगर सॉल्यूशन पूछ रहा है तो खास करके हर एक सॉल्यूशन जहाँ पूछ रहा है तो उस चीज़ को हम ऐसे अप्रोच कर सकते थे कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है पॉवर्टी डिक्लाइन करने के लिए। उसी तरह एक सोशल या विलेज लेवल पे क्या मेथड, क्या स्कीम्स हो सकता है, एक रीजनल लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, स्टेट और ऐसे इंटरनेशनल करके क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात किया जाए तो इंडिया में क्या है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादा चलता है। तो जो फैमिली है, इंडिविजुअल प्लस यहाँ फैमिली भी आप कर सकते हैं। तो पॉवर्टी जो है इंडिया में एक फैमिली लेवल पे क्या कर सकता है। अगर एक फैमिली देखा जाए तो जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, तो अगर सिर्फ सबसिस्टेंस छोड़ करके हल्का सा उसको और ज़्यादा कॉमर्शलाइज करके और ज़्यादा उसमें मेहनत करके, मेहनत मतलब एक तो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेस है, ऑल्दो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ गए हैं। अगर उस चीज़ को उस फील्ड में यूज़ किया जाए तो जो प्रोडक्शन उसको राइज किया जा सकता है। अगर प्रोडक्शन जैसे ही ज़्यादा होगा तो अपना जो कंजप्शन है फैमिली का कंजप्शन के बाद जो बचेगा उस चीज़ को हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। जब मार्केट में सेल करने के बाद जो पैसा आएगा, उस पैसे से एक फैमिली है अपने बेटा या बेटी जो भी हैं उनको पढ़ा सकता है। उस तरह से एक सोसाइटी है सो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये एक इंडिविजुअल एफर्ट हो गया इस फील्ड में कि पॉवर्टी को हम कैसे कम कर सकते हैं। उसी तरह अगर विलेज लेवल पे देखा जाए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है, रीजनल फार्मिंग होता है। जो खेत होते हैं, खेत के साइड में एक आपका यहाँ पे सिलेबस में भी दिया हुआ है लैंड यूज। एक क्वेश्चन है कि आपके सिलेबस जेपीएससी सिलेबस में एक टॉपिक है जिसमें आप है सो ज़मीन के साथ मतलब खेती के साथ साथ पे कैसे आप कमर्शलाइजेशन और प्लांटेशन एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, ऐसा करके कोई टॉपिक है। तो उस चीज़ में क्या है, हाँ कृषि वाणिज्य खेत, हाँ। तो ये वाला जो टॉपिक है, आप जैसे कि मान लीजिए सोशल लेवल पे या रीजनल लेवल पे उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गए हैं जिनका हेल्प ले करके एक विलेज लेवल पे इनको कमर्शलाइज कर सकती है। अगला है कि रीजनल लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, जिसके वजह से पॉवर्टी कम हो सकती है। फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल में बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे नए स्कीम्स है, बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो कि आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ का है सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल में है कि मान लीजिए इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है ख़ास करके इरिगेशन के फील्ड में वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। तो इंडिया है सो अभी टाई अप की हुई है कुछ समय पहले ही 2013 से, वैसे कि 2013 से के आसपास से वो इरिगेशन के फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इजराइल के साथ हुआ है तो कोलैबोरेट करके इंडिया में भी उस चीज़ को अप्लाई किया जा सके। तो ये क्या एक इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कि ऐसा करके सॉल्यूशन हम बता सकते हैं पॉवर्टी कम करने के लिए। जैसे ही वो इरिगेशन मेथड है इंडिया में आती है और जहाँ 70% 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उस तरह क्या है कि अगर एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर है सो अपना सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो है फार्मर्स का वो बढ़ेगा। तो उस तरह हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक ये मेथड हो गया। ये लिख लिया आपने?
अगर इंस्टीट्यूशन देखा जाए, इंस्टीट्यूशन होता है एक संगठन टाइप का। तो आप सोसाइटी में या फिर एक जगह पे कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी जो है एक वो इंस्टीट्यूशन है। फिर से कोई क्वेश्चन आता है कि किसी चीज़ को हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वीमेन का ही कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एक फैमिली लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या स्टेटस हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक पैट्रियार्कल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें अगर वीमेन को फ्रीडम दिया जाए कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उनका क्या स्टेटस है कि एक मानसिक चेंज आएगा। और वो फिर ऐसा इकोनॉमिकली ऐसा माना जाता है कि वुमेन जो है वो पैसे का ज़्यादा सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर उनको फ्रीडम दिया जाए कि वो, अगर मान लीजिए कि जो भी पैसा अगर कोई वुमेन अर्न कर रही है और उसको फ्रीडम दिया जाए कि उसी अपने इंटरेस्ट, अपने इंडिपेंडेंस के लेवल पे उस चीज़ को खर्च करे, तो उसका और ज़्यादा सही यूटिलाइजेशन हो सकता है हर एक फील्ड में। तो एक फैमिली लेवल पे अगर उनको डेवलपमेंट किया जाए। सेकंड है कि जुडिशरी में बहुत सारा भी, जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज़म हो रहा है या फिर जुडिशियल इंटरवेंशन हो रहा है बहुत सारे इस फील्ड में, जहाँ पे विमेन को अपना जो पहले राइट्स नहीं मिलता था वो अभी धीरे धीरे करके मिल रहा है। जैसे कि वुमेन पहले डिफेंस फोर्सेस में परमानेंट नहीं हो सकती थी, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट है सो क्या किया है कि वो परमानेंट मेंबर हो सकती है। उसी तरह एक सर्कमसीजर वाला जो इशू चल रहा था, तो उस सर्कमसीजर होता है, सर्कमसीजर का इशू चल रहा था, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट है सो इंटरवेंशन लेकर के या फिर हाई कोर्ट इंटरवेंशन लेकर के इस चीज़ को ठीक करने का कोशिश किया। उसी तरह फिर पार्लियामेंट में क्या क्या अलग अलग लेजिस्लेशन है, रिलीजन में क्या उनको बढ़ोतरी दिया जा सकता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अभी एक कोई स्कीम्स आया था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके एक है, सो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। उसमें एक क्या है कि हर एक कंपनी में एक ऐसा पर्सन इलेक्ट होगा जो कि सिर्फ अगर कोई वीमेन के अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उस चीज़ को एड्रेस करेगा। तो ये एक नया इवॉल्विंग मेथड है और जो मैकेनिज़्म है जो वीमेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सारी कंपनी में हो रहा है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा ये, तो जैसे कि अब क्या है ना कि हम थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, इसके बाद जो ब्रेक के बाद हम करेंगे तो अपना हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे कैसे हम तैयारी करते थे और कैसे सो आपको हम इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। ये तो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप कैसे कंटेंट डेवलप करके, और कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इस तरीके से लिख करके आप उस चीज़ को फ्रेम करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
तो इसी तरह मीडिया का क्या रोल हो सकता है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, जितना भी आप सोच सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन, तो उस चीज़ को आप इसमें कोड कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपना जो आंसर कॉपी है वो भी हम दिखाएंगे कि कैसे एक एक करके नहीं, थोड़ा 4-5 कॉपी लाए हुए हैं, आप वो सब देख लीजिएगा। और थोड़ा अप्रोच करके फिर हम थोड़ा सा डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे, करंट अफेयर्स का कैसे यूज़ करें उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो थोड़ा बहुत सेटल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है आप लोग का? कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो। अभी हम भी ऐसे थे जिस टाइम उस साइड बैठते थे तो हमको भी छोटा छोटा डाउट होता था कि कौन कितना पेज लिखे, क्या लिखे, कौन सा पेन से लिखे। एक एक करके ठीक है। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा हम अपना एक्सपीरियंस ही बताएंगे कि हम कैसे क्या करते थे। ठीक है, तो टोटल हाँ, मेरा ये नॉर्मली यही प्लान रहता था कि जो एमसीक्यू है, क्योंकि फ्रेश माइंड है तो फ्रेश माइंड के साथ है, सो एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसको छोड़ देंगे तो बाद में हो सकता है कि जल्दी में या फिर टाइम ना बचे, तो जो टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है वो उसमें थोड़ा भी अगर गलती करेंगे तो बहुत ही मतलब कि क्या होता है ना कि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मेंस में आदमी का अगर रिटर्न वाला पार्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। जो एज लेता है ना आदमी वो लगभग है सो वो मोस्टली एमसीक्यू की वजह से लेता है। क्या है कि एक रैंक 13 है वसीम रजा, उसका एमसीक्यू में टोटल 68 सही हुआ था, तो मतलब कि 68 कितना मार्क्स और मेरा 56 के आसपास, मतलब 12 दूनी 24 मार्क्स का डिफरेंस लिया है वो सिर्फ एमसीक्यू की वजह से। तो क्या है कि इसको आप सबसे पहले 15 से 20 मिनट एमसीक्यू में दें। बाकी जो पहला क्वेश्चन है वो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आदमी स्टार्ट करता है और कोशिश करता है कि इसको कितना अच्छा से हम लिख सकें। तो ये थोड़ा है कि पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप 40, अगर इसमें मान लीजिए 50 लग गया तो इसको आप 35 में कम कीजिए, इसको फिर 35 से कीजिए। तो बाकी आने वाला जो क्वेश्चन है आदमी का क्या है कि माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि कैसे लिखना है, हाथ भी चलना स्टार्ट हो जाता है, सारा जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाता है। तो बाकी जो लास्ट का 2 क्वेश्चन है वो आप ऑब्वियस है कि कम टाइम लगेगा, आप इसमें है सो 1 घंटा भी अगर बचा है तो 30-30 मिनट दे करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
तो मेरा तो मेनली तो ये फ्रेम रहता था कि 50 मिनट पहला क्वेश्चन को दे, बाकी 40-40-40 करके ऐसे करके दे। अगर किसी में प्लस माइनस हो गया है, हमेशा हम टाइम देखा करते थे, किसी में प्लस माइनस हो गया है तो उसको अगले क्वेश्चन में एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। ठीक है। यूपीएससी में तो 8 से 10 मिनट, एक पेज लिखो छोड़ दो, एक पेज लिखो छोड़ दो, उसके अलावा लिखना ही नहीं है, सिंपल सा है। यूपीएससी में तो वर्ड लिमिट आपके पास तो टाइम नहीं है ना, वर्ड लिमिट हमेशा शॉर्ट में ही रहेगा। क्वेश्चन रहता है जिसमें 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 15 वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको आप 1.5 से 2 पेज, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 से 1.5 पेज, इतना मतलब कि वहाँ आप है। सो मेरा अप्रोच ये रहता था कि उसको हम वर्ड्स छोड़ करके जो पेज है ना उस पर ध्यान दें। अगर मेरा जैसे 1.5 पेज या 1 पेज होता था कंप्लीट, हम उसको छोड़ देते थे। अगर उसको कितना भी नॉलेज है मेरे पास, उसको हम ज़्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करते थे। अगर वैसा आगे लिखने जाएंगे तो बाकी अगला क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, तो हम पेज मेनली काउंट करते थे वर्ड लिमिट को छोड़ करके। ठीक है, मेरा मोटा मोटी ऐसा होता था कि एक पेज में 70 से 80 वर्ड्स आता था। तो अगर 1.5 पेज लिख रहे हैं तो लगभग 150 वर्ड हो गया, 150 से थोड़ा कम हो गया, 120-130 वो सफिशिएंट है। अगर मान लीजिए कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज लिखते थे, 70 या 80 पेज का वर्ड्स का होता था, तो 160 मतलब 150 वर्ड्स का लगभग हो गया। तो मोटा मोटी आपको पता चलना चाहिए कि आप है सो एक पेज में कितना लिखते हैं, उतना ही है सो फ्रेम करके। अगर मान लीजिए कि आप है सो ज़्यादा लिखते हैं, एक पेज में आप 100 वर्ड लिखते हैं, तो आप है सो एक ही पेज तक है सो लिमिट रखिए 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर कम लिखते हैं तो उसको आप 3 पेज कर सकते हैं, और उसमें वैसे पेज दिया हुआ रहता है। दोनों मिला के, मान लीजिए आप पैरा लिखते गए तो वो तो मोनोटोनस हो जाएगा ना थोड़ा। आप एक क्वेश्चन है सो बुलेट में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, अगला क्वेश्चन है सो पैराग्राफ में लिखिए। वैसे मैक्सिमम मार्क्स जो मिलने का चांस रहता है ना वो पॉइंट वाइज लिखिए। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दिए, मेन पॉइंट दे दिए कि हेडिंग सब हेडिंग, और उसके नीचे फिर थोड़ा सा क्या लिखने जा रहे हैं उसके बारे में बता करके उसको या तो ऐसे करके या 1 2 3 करके या फिर एरो दे करके अलग अलग। जैसे मान लीजिए पहले काउजेज बता रहे हैं, काउजेज जैसे 1 2 3 करके बता दीजिए, सॉल्यूशन बता रहे थे एरो बता दीजिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का उसको कोशिश करते रहिए। ठीक है, कोई और? क्या? ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आंसर यूपीएससी जेपीएससी। फ्रेमिंग कैसे करें यूपीएससी उसमें? अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम नोट्स हर टॉपिक जितना भी जेपीएससी का है तो उसका एक पेज में समराइज़ करके हम नोट्स बना लेते थे, ताकि बस उसको देखें, डायग्राम याद रहे और उसी को हम जा करके उसमें छाप दें। तो बस वही हम ढूंढ रहे, लाए तो हैं। उधर गिरा है क्या? देखिए, एक मेरा मेंस का आंसर राइटिंग है इसमें, जिसमें आर्किटेक्चर लिटरेचर एंड साइंस ऑफ गुप्ता डायनेस्टी उसके बारे में लिखना था। तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया
कि आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर अ वैक्यूम वाज क्रिएटेड इन नदर्न इंडिया, दिस वैक्यूम वाज फिल्ड विथ कमिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। उस पैरा चेंज करके गुप्ता एम्पायर was formed by Sri Gupta around 320 AD. However, Chandragupta I is considered as the real founder. Gupta dynasty ruled for more than 250 years. उसका थोड़ा सा देखिए, ये इसमें क्या क्या मेरे हिसाब से क्या क्या नोट डाउन या इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि थोड़ा सा हम फ्रेम किए कि क्या उसका क्या क्या स्ट्रक्चर हुआ। जैसे मौर्य अम्पायर ख़त्म हुआ तो थोड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया अराउंड, जो जैसी सेंचुरी बेगिन हुआ, एडी वाला सेंचुरी बेगिन हुआ, तो उस टाइम के आसपास जो पीरियड है उसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ। जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी आता है, जो मौर्य अम्पायर के बाद जो सबसे बड़ा डायनेस्टी अगर देखा जाए तो गुप्ता डायनेस्टी है। तो ये थोड़ा सा आदमी को हाँ ये पता चल गया कि क्या मतलब कि हाँ कब आया, कैसे आया और कितना बड़ा अम्पायर था। उसके बाद हाँ थोड़ा ये भी इम्पॉर्टेंट शो ऑफ करना ज़रूरी है आंसर में कि आप कितना जानते हैं। तो उस पर्पस के हिसाब से जो डेटा है, कब आया, कौन फाउंड किया, कितना दिन तक ऐसे रूल किया, ये भी डालना ज़रूरी है। अब नीचे जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन का डिमांड तो ये नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ गया। तो जो क्वेश्चन का डिमांड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि आर्ट, आर्किटेक्चर, उसका जो लिटरेचर है, साइंस है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये तो पूछा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पढ़े हैं तो बीच बीच में ऐसा दिखाना ज़रूरी है। आपको मार्क्स इस चीज़ पे नहीं मिलेगा बट अगर ऐसा डायग्राम बीच में बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या किए हैं कि इंडिया का एक मैप बना करके और जो गुप्ता डायनेस्टी का क्या क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो हुआ है उसको थोड़ा सा दिखा दिया। तो ये वाला मेरा पार्ट जो इंट्रोडक्शन है और आगे हम क्या बोलने जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताया कि पहले तो हम आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ लिटरेचर के बाद डिस्कस करेंगे और साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड यही था। अब गुप्ता एम्पायर इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ से हम स्टार्ट किए। ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट पेज है। अब देखिए इसमें थोड़ा क्या है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम अलग से फिर से डिवाइड किए हैं। आर्ट आर्किटेक्चर को टेम्पल आर्किटेक्चर में, फिर स्कल्पचर्स के फॉर्म में क्या होता है, पेंटिंग्स में क्या है, केव आर्किटेक्चर, कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स एंड इंस्क्रिप्शन। अगर मान लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आ रहा है तो उसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड किए हैं ताकि इसमें हमको लिखने का थोड़ा आसानी हो जाए, कंटेंट मिल जाए। अब क्या है इसमें हम थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में लिखे हैं और टेम्पल का एक डायग्राम बनाया कि कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कि फ्लैट रूफ आया, उसके बाद अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ, और जो उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन करके जो अभी मॉडर्न टेम्पल्स देखते हैं वो आया। तो ये डायग्राम के साथ हम दिखा दिए, ज़्यादा लिखे नहीं है, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस किए कि इससे पता चल जाएगा कि हाँ इसको थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, अगला हो गया केव आर्किटेक्चर के बारे में कि गुप्ता डायनेस्टी टाइम के ड्यूरिंग जो केव आर्किटेक्चर है वो इसके क्लाइमेक्स में था। इसके बाद जो सैचुरेशन पॉइंट है वो गुप्ता डायनेस्टी के बीच में ही आया है। तो उसमें फिर एक थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दिए। इसमें डायग्राम बना सकते थे, ऐसा हर एक चीज़ में डायग्राम आप बना सकते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना डायग्राम बनाता है उसको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेंटिंग्स के बारे में, पेंटिंग से मुरल पेंटिंग है, जो कि मुरल पेंटिंग और केव आर्किटेक्चर दोनों गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ना क्लाइमेक्स पॉइंट पे था। तो उसमें मुरल पेंटिंग जो है अजंता केव्स में देखा गया। उसी तरह स्कल्पचर्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन में क्या है कि एक जो चंद्रगुप्ता वन की जो वाइफ है उनका एक इमेज कॉइन पे बैक साइड ऑफ द एक साइड में गॉडेस, किसी गॉडेस का फिगर था, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी का, और दूसरे साइड में उनकी वाइफ का। तो ऐसे करके उनको थोड़ा मेंशन कर दिया। उसके बाद गुप्ता एम्पायर एंड साइंस। ये देखिए अब क्या है ना कि थोड़ा सा 2 लाइन यहाँ छोड़े, 1 लाइन यहाँ छोड़े, ताकि आदमी को पता चले कि हाँ एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में लिखने जा रहा है। अब यहीं हो सकता है कि, और सेकंड चीज़ क्या है कि जो फॉन्ट है ये नॉर्मल जो फॉन्ट है उससे ज़्यादा ये बड़ा फॉन्ट किए हुए, थोड़ा दिखना चाहिए कि हाँ गैप ले रहा है, स्पेस ले रहा है। उसके बाद अगर सेकंड चीज़ क्या है कि अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए। जैसे आर्यभट्टा है सो आर्यभट्टिया लिखे,
तो उसको हम अंडरलाइन किए। उसी तरह चरक को थोड़ा हम अंडरलाइन किए। उसके बाद गुप्ता अम्पायर एंड लिटरेचर, उसमें नवरत्ना जो थे उसके बारे में, और फिर रिलीजियस लिटरेचर को फिर हम यहाँ आकर के 2 पार्ट। क्या हुआ है? लिटरेचर को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक तो रिलीजियस लिटरेचर और सेकेंड है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में रामायण, महाभारत, पुराण और इसके बारे में, ये रिलीजियस लिटरेचर के बारे में लिख दिए। और सेकेंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर है, उसके बारे में कालिदास जो लिखे, ये सब के बारे में हम लिखे थे। तो इसमें मेरा 22 मार्क्स आया। अगर 22 मार्क्स इसमें आया, अगर मान लीजिए एवरेज मार्क्स 20 आता है तो 20 × 4 वो 80 मार्क्स हो गया। और 80 और प्लस मान लीजिए कि आप हम हैं सो 20 मार्क्स ही लाते हैं MCQ में, तो 100 मार्क्स हो गए। ये हम मिनिमम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि मैक्सिमम आपको 110 120 भी जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हर एक पेपर में आपसे 110 ला रहे हैं तो 440 मार्क्स ऐसे हो गया 4 पेपर में। एक कोई पेपर होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, एक होगा कि थोड़ा वीक होगा, फिर भी उस सबको निगेट करके एवरेज मार्किंग 440 आया। खोटा आ गया, कोई लैंग्वेज पेपर है तो उसमें जैसे खोटा मेरा था तो खोटा में मेरा 111 मार्क्स आया, तो उसमें हम 90 या 100 लेकर के चल रहे थे। तो अगर मान लीजिए 440 और प्लस 100 540 हुआ, और मेंस में कट ऑफ गया 532, तो मेरा मेंस का कट ऑफ तो क्लियर हो गया। तो ये एवरेज मार्किंग के हिसाब से चल रहा था, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो 20 22 25, एक कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप बहुत अच्छा लिखेंगे उसमें आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा। MCQ है, उसमें हम 10 लेकर के चल रहे थे, लेकिन ऐसा होता है कि आप प्री पास करके गए हुए हैं तो 10 से तो ज़्यादा ही सही होगा, 15 के आसपास मान लीजिए। तो अगर 110 120 के आसपास आपका आता है तो 120 अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये आपको हम बताए हिस्ट्री का कैसे क्या करते हैं, ठीक है। पीए के लिए सर, क्या पीए के लिए कोई सर ऑथेंटिक बुक या PA का देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंग्लिश मीडियम है, जैसे मेरा लैंग्वेज तो इंग्लिश मीडियम था, तो उसमें एक लक्ष्मीकांत का बुक आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस करके, ठीक है। उसका आई गेस हिंदी वर्जन भी आता है, ठीक है। ये गवर्नेंस वाला पार्ट है, ठीक है, गवर्नेंस वाला पार्ट है, वो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसमें हम जो क्या किए थे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का पेपर है, लक्ष्मीकांत का एक बुक है, तो उस चीज़ से हम कोट करते थे और वहाँ से जा कर के हम अपना नोट्स बनाए थे। तो थोड़ा मेहनत लग जाएगा आपको, ठीक है। काम कीजिएगा, गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत का एक बुक ले लीजिएगा हिंदी मीडियम में, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर इस इंस्टीट्यूट में या किसी इंस्टीट्यूट में नोट्स है उसको आप पढ़ लीजिए। उसी में आप जो करंट अफेयर्स आता है उस चीज़ को आप ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरी? करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जैसे JPSC क्या है ना, JPSC अभी कोई स्टेट PCS सबसे अलग क्या है कि UPSC और स्टेट PCS प्रिपरेशन में कि स्टेट जो UPSC है वो थोड़ा बहुत ही डायनामिक होता है और वो अपडेटेड उसको चाहिए होता है, करंट अफेयर्स चाहिए होता है, जो डे टू डे लाइफ में या फिर डे टू डे नेशनल इवेंट जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। लेकिन स्टेट PCS में क्या है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर इस बार का भी आप देखें तो हिस्ट्री में भी हिस्ट्री ऑब्वियसली ट्रेडिशनल रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर साइंस का भी है या फिर इकोनॉमिक्स का भी है तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो आपको है सो करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं देता है स्टेट PCS में। लेकिन अगर 100 बच्चा एक ट्रेडिशनल आंसर लिख रहा है और आप साथ में अगर मान लीजिए आप इकलौता हैं जो कि करंट अफेयर्स उसमें पुट कर रहे हैं तो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक करंट अफेयर्स का जैसे नोट्स है, मान लीजिए साइबर क्राइम पे चल रहा है, ठीक है। साइबर तो एक टॉपिक है अपना,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना टॉपिक है। अब जैसे कि अभी या कुछ साल पहले पेगासस वायरस चल रहा था, ठीक है। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो पेगासस वायरस के बारे में क्वेश्चन ऐसा आता है साइबर क्राइम या फिर साइबर थ्रेट के बारे में, और वो पेगासस वायरस का मेंशन नहीं करता है, और आप है सो पेगासस वायरस का मेंशन करते हैं, तो आप 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि करंट अफेयर्स का भी हम लाए हुए हैं। ऐसे करके हम नोट्स बनाते थे। 16 नवंबर 2021 का नोट्स है, ट्यूसडे, पेगासस इशू के बारे में। ये हम लिखे हैं उसका क्या रीजन्स है, क्या क्या स्टेप्स लिया गया, ठीक है। उसके बाद CBI एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्शन, उसका जो थोड़ा टसल चल रहा था तो उसके बारे में करंट अफेयर्स में आया था। उसके बाद रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन इन इंडो पैसिफिक, ये तो UPSC का नोट्स है। हाँ, ये सारा का सारा न्यूज़पेपर से है। थोड़ा UPSC का ही नोट्स है मेनली। तो मेरा जैसे इंडिया रशिया का क्या रिलेशनशिप है, डेट वाइज हम लिख देते थे। और फिर DG यात्रा स्कीम, एक नया स्कीम आया था, उसके बारे में कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, क्या इसका फीचर्स है और क्या कंसर्न है, ये 4-5 लाइन में ऐसे करके। तो अगर मान लीजिए कोई नया स्कीम के बारे में मेंशन करने बोलता है, जैसे स्टेट पीसीएस में इसका तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को आप ऐसो जो अपना टॉपिक है फूड सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है, उसमें आप बगल में लिख देते हैं कि क्या क्या इसका इंक्रीज़ हुआ, क्या क्या इंडिया से इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या लैक्स है। तो अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है या फिर कोई नेशनल रिपोर्ट ही आता है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप उसी जगह पे मेंशन करके रखते हैं। नोट्स ये जो है ना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोग को। जो करंट अफेयर्स है उसको जितना भी, जो अभी एक शिवांगन पब्लिकेशन का एक हमको आप दिए थे ना, आप दिए ना, तो उसमें क्या है कि एक एक टॉपिक है, आप है सो करंट अफेयर्स का एक अलग ही फाइल रखिए, ठीक है। जिस करंट अफेयर्स का आप मान लीजिए कि पेपर 1 है हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको लगेगा कि ज़्यादा करंट अफेयर्स का यूज़ नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसी के बीच में राखीगढ़ी जो साइट है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या किया है कि एक म्यूज़ियम बनाने का स्टेप लिया है कि जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका हम एक मिनी स्कल्पचर टाइप का वहाँ दिखाएंगे। तो ये स्टेप अगर हम लिखे हैं इसको मेंस का आंसर राइटिंग में, अगर ये वाला आप कोट करते हैं, ठीक है, तो आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये यूज़ है करंट अफेयर्स का। तो एक एक सब्जेक्ट उठाइएगा, जैसे हिस्ट्री अपना टॉपिक देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कोई भी अगर करंट अफेयर्स आता है आप लिखिए उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो नोट्स है उसी के बगल में ऐड कर दीजिए, एक पेज है सो अलग उसको ऐड करके और उसमें नोट्स बना दीजिए कि क्या करंट अफेयर्स उससे क्या रिलेटेड हुआ, ठीक है। उसी तरह ज्योग्राफी में कुछ अगर मान लीजिए कि टेक्टोनिक इवेंट हो रहा है, आज ही जैसे टेक्टोनिक थियरी है अपने सिलेबस में, ठीक है, टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थियरी है, तो अभी आज के न्यूज़ में क्या है कि जो जोशीमठ वाला एरिया है, ठीक है, वो सबसिडेंट वो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टेक्टोनिक पे क्वेश्चन आता है और आप कोट करते हैं कि हिमालयन रीजन है काफ़ी वल्नरेबल है, ठीक है, और वल्नरेबल है, तो इसका एविडेंस क्या है, तो हाल ही फ़िलहाल में जो जोशीमठ वाला एरिया है वो 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विद इन 1 ईयर सबसाइड कर गया है। तो ये अच्छा चीज़ है ना। आप इस चीज़ को फिर यहाँ पे आप टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर लिख दीजिए कि ये इसका करंट अफेयर्स है। तो ऐसे ऐसे करके आप है सो हिस्ट्री ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, मान लीजिए पॉलिटी में कुछ पार्लियामेंट में बहुत सारे इवेंट, तो पॉलिटी में तो कमी नहीं है करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो पॉलिटी में आप टॉपिक वाइज बनाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई टसल हो रहा है सेंटर स्टेट के बीच में, अपना जो टॉपिक है एक सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, तो उसमें आप ऐड करते जाइए कि एक बार ये हुआ था कि स्टेट और केरला बीच में लड़ाई हो गया, एक बार स्टेट और
गवर्नर ऑफ बंगाल के बीच में टसल चल रहा था, मतलब सीएम ऑफ जो ममता बनर्जी हैं, सीएम ऑफ बंगाल, ठीक है, वो इशू रेज कर रही थी कि जो गवर्नर है वो गलत यूज़ कर रहे हैं पावर का, वो सेंटर के पास कंप्लेन की थी। तो ये ऐसे टसल चल रहा है। तो आप बस ये हल्का सा कोट करना रहेगा आपको एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, तो हल्का सा कोट कर दीजिएगा, वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारा डेटा मिल जाएगा आपको। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आता है या फिर जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार जीडीपी के बारे में आया था। तो जितना जीडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट, मतलब कि डेटा के बारे में बता रहे हैं, वो तो थियोरेटिकल चीज़ है ही। जीडीपी अभी इंडिया का क्या है, ठीक है, वो अलग अलग जो कैलकुलेशन मेथड्स होता है उस हिसाब से क्या जीडीपी है, कैसे है, क्या है, वो सब आप कोट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन टॉपिक में है तो इन्फ्लेशन है, सो उसके बारे में जो करंट अफेयर्स आता है उसके बारे में आप है सो नोट्स बना करके एग्ज़ाम में जा करके उसको पुट करना रहेगा। थोड़ा उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, नहीं रिवाइज करिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है। बाकी कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन हाँ थोड़ा ये बता रहे थे हम, जो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है, मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप मान लीजिए हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के बाद जो एक पेज बचेगा, एक पेज जो बचेगा उसमें 1 2 3 करके 10 क्वेश्चन रहेगा, सबसे लास्ट में बनाइएगा। इसके लिए इससे क्या होता है ना, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हिस्ट्री में इस बार जो एमसीक्यू आया था मेंस में वो काफ़ी टफ था, और मेरा टोटल लगता है कि 20 में 12 क्वेश्चन ही सही हुआ था। तो अगर मान लीजिए कि 1 2 3 करके 10 क्वेश्चन आप बनाए हैं जिसमें 4 से 5 सही हुआ है, तो एग्जामिनर जो है उसको क्या लगेगा कि लड़का कमज़ोर है, इसको नहीं आता है, तो एक एजम्पशन बना लेगा इसको, फिर जा कर के मेंस में जो आंसर वाला चीज़ पार्ट है उसमें कम मार्क्स देगा। तो ये सजेशन रहेगा मेरा। हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स नहीं आता, उम्मीद से थोड़ा कम ही आया। तो ये कोशिश कीजिएगा हर एक पेपर में, ताकि अपना जो वीक पॉइंट है उस चीज़ को ना दिखाएं। थोड़ा सा मार्क्स बता देते अपना थोड़ा। जो लैंग्वेज पेपर है खोटा, उसमें 111 मार्क्स आया है, तो उसमें हम उम्मीद किए थे 100 के आसपास ही, क्योंकि मेरा खोटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, उसको लिखने में बड़ा दिक्कत होता था हिंदी, तो हम 100 के आसपास किए थे। लेकिन हाँ, सारा क्वेश्चन हम अटैम्प्ट किए थे, 2-2 पेज 2.5 पेज करके सब में लिखे थे, सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसकी वजह से मेरा 111 मार्क्स, जो कि अच्छा स्कोर है, वो आया। सेकेंड पेपर है हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिसमें 112 मार्क्स आया। इसमें क्या है कि एमसीक्यू मात्र 12 सही हुआ था, तो आदमी हमको वही लगता है कि जो एजम्पशन बना लिया कि थोड़ा बहुत ये उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो मे भी क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम 14 से 15 पेज लिखे थे जो क्वेश्चन आया था, उसके बावजूद उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया। और फिर जो थर्ड पेपर है पॉलिटी गवर्नेंस,
उस पर 114 मार्क्स। पेपर 5 इकोनॉमिक्स जो कि मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल है, उसके बावजूद इसमें काफ़ी टाइट चेकिंग हुआ है, किसी का 99, किसी का 88, 90 ऐसे करके मार्क्स आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 118 मार्क्स डिसेंट है। और फिर साइंस का जो पेपर है तो उसमें 137 मार्क्स आया हुआ है, जो कि इसमें क्या है कि MCQ 118 नहीं 18 से ही हुआ था। तो ये एज देता है MCQ का। आप अगर रैंक अच्छा करना चाहते हैं तो MCQ आपको अच्छा करना पड़ेगा। और इंटरव्यू मेरा 70 मार्क्स है, जो कि आई गेस ये 3rd हाईएस्ट है शायद, मतलब बहुत पता नहीं है, तो जितना नॉलेज है उसके हिसाब से। हाँ, कंक्लूजन का जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बता देते हैं। कंक्लूजन क्या है ना कि आप क्या लिखे हैं, क्या आगे क्या करना है, उसके बारे में 5 से 6 लाइन, बहुत हुआ तो 10 लाइन उसके बारे में आप बताएं। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि सबसे पहले उस चीज़ में हम बताएं कि हाँ अभी जैसे मान लीजिए फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया है तो हम पहले पॉजिटिव बताएंगे कि हाँ बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स है या फिर जो प्रोग्राम्स है, तो इसके वजह से इंडिया का जो स्टेचर है वो सही हुआ है। लेकिन ये 2-3 पॉइंट में लिखाएंगे डेटा के साथ में कि यहाँ डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक एग्जामिनर वो पहले है सो आपका कॉपी देख रहा है इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन देखा, पूरा बॉडी देखा, उसके सबसे लास्ट में क्या है, कंक्लूजन है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ ये जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उस बेसिस पे आपको मार्क्स देगा। अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आप जो डेटा डालें हो सकता है उसको याद ना हो, लेकिन अगर यहाँ डेटा डालेंगे तो इसके बगल में आपको मार्क्स बैठाना है तो उसको ये डेटा याद रहेगा, तो इसके वजह से 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा आप इंट्रोडक्शन में डाले हुए हैं तो दूसरा डेटा यहाँ डालिए। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन में आप नॉर्मल स्टार्ट कीजिए, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन में डेटा बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट जो डेजर्ट वाला चीज़ होता है ना, खाने पीने के बाद मिठाई वाला चीज़, ये है। ठीक है, तो इसमें आप डेटा डालिए कि हाँ उसी का फिर से हम डेटा याद कर लगाते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का, क्योंकि पिछले जब से रिज़ल्ट आया है ना तब से पढ़ाई छूट गया है। तो उसी चीज़ का अगर हम कोट करते हैं तो आप ये बताइए कि हाँ इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, 104 रैंक से 101 रैंक हुआ है। सेकंड चीज़ मतलब ये चीज़ हो गया, तो ये पॉजिटिव ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लकूना है, अभी जो पॉवर्टी है सो 21% के आसपास है। 66% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन मतलब वीमेन खास करके 60% मोटा मोटी अप्रॉक्स वो अभी हैं सो एनेमिक है। 42% है सो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और इतने ज़्यादा जो स्टंटेड है, स्टंटिंग वेस्टिंग, और ये वाला जो तीन रिपोर्ट आता है ना, स्टंटिंग वेस्टिंग एक और है। तो ये है कि इंडिया में अभी जो है वो +20% जा रहा है, तो जो कि वर्ल्ड का जो एवरेज लेवल है उससे काफ़ी नीचे है। तो मतलब कि अभी भी बहुत सारा लूप होल्स है। लेकिन साथ ही साथ कोविड का जो अभी सिचुएशन हुआ वो थोड़ा सिचुएशन को और बरीसम कर दिया। ठीक है, तो ये आप है थोड़ा नेगेटिव में डालिए।
अब क्या है कि फ्यूचरिस्टिक, लेकिन इंडिया में अभी बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं। इवन द झारखंड गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वेरियस स्कीम्स जो कि फूड सिक्योरिटी को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिसमें आप 2-3 एक नेशनल इंटरनेशनल, मान लीजिए कि इंटरनेशनल का यूनिसेफ का क्या प्रोग्राम चल रहा है फूड सिक्योरिटी में, या फिर WHO का क्या चल रहा है। एक नेशनल का स्कीम्स डाल दीजिए, एक इंटरनेशनल स्टेट का स्कीम डाल दीजिए कि जैसे झारखंड गवर्नमेंट है कि दाल भात योजना स्टार्ट की थी गरीब के लिए, तो वो वाला चीज़ है। नेशनल में क्या हो गया कि PDF सिस्टम को और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक और उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, तो उससे, और प्लस इंटरनेशनल में यूनिसेफ, ये सब के कोलैबोरेशन से जो फूड सिक्योरिटी है प्रॉब्लम इंडिया में, फूड इनसिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो टैकल किया जा सकता है। मतलब एक आप ख़त्म कीजिएगा तो एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म कीजिएगा कि हाँ ये टैकल किया जा सकता है और टैकल किया जा रहा है। तो ये ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा कंक्लूजन का, ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन हो गया। और कोई डाउट है तो बताइए। आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? मोनोटोनस हो गया एक साइड से ज़्यादा बोल दिया, आप लोग का कुछ सुने नहीं। नहीं, मेरा पार्ट ख़त्म हो गया, हम जो बताने के लिए आए थे वो ख़त्म हो गया। अब आप लोग बताइए, आप लोग पूछिए जो पूछना है। हम मेंस में एक सिंगल जेल पेन यूज़ किए थे। एक यूनिबॉल का जेल पेन आता है, उसका 0.7 mm का है, तो वो वाला हम यूज़ करते हैं। जेल पेन बहुत अच्छा रहता है। जेल पेन से क्या है ना कि थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, अट्रैक्टिव लगता है अगर राइटिंग अच्छा हो तो। देखिए यहाँ भी हम जो मेंस का आंसर राइटिंग लिखे हैं वो भी वही पेन से, जेल पेन से। तो ये थोड़ा बोल्ड लेटर में लगता है, अच्छा लगता है, पेज भर आता है, ये भी प्लस पॉइंट है। अब बॉल पेन से लिखने जाइएगा तो 5-6 वर्ड आ जाएगा एक लाइन में, लेकिन जेल पेन में 1 2 3 4 ऐसे 4 से 5 पेज ख़त्म होगा यार। 48 पेज है तो भरना भी तो ज़रूरी है, फिर वो तो खाली रह जाएगा, कोई काम का है नहीं। जैसे इंट्रो लेते हैं तो इंट्रो लिखे तो उसमें ऊपर इंट्रो लिखना तो ना डायरेक्ट वो चीज़, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तो ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल अगर जैसे PG वगैरह मतलब लिखते हैं तो परिचय या भूमिका ऐसे करके शुरुआत करते हैं, तो वो सब तो नहीं करना। नहीं, वो आप कहाँ ग्रेजुएशन का बात कर रहे थे जो लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? मतलब इंट्रो देने के लिए जैसे होता है ना, वो सब हम समझ रहे हैं आपका बात, लेकिन ये है ना कि वो सब लिखना ज़रूरी नहीं है। वो ऑब्वियस है कि समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है। यहाँ इंट्रोडक्शन है, ये यहाँ से आप बॉडी पार्ट स्टार्ट करें, यहाँ से कंक्लूजन है, ठीक है। वो लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन बॉडी होता होगा उसमें तो वो जो हेडिंग जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उसका तो वो हेडिंग तो होना चाहिए। हाँ, हेडिंग होना चाहिए। इसी में तो जनरल पेपर 6 है ना। देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि सोशो रिलीजियस मूवमेंट जो होता है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो होता है वो कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर उनका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें ये इंट्रोडक्शन हम दे दिए कि क्या कैसे कर रहा है और कौन कौन सा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है। जैसे ब्रह्मो समाज का जो मूवमेंट हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाए, एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हुआ, एजुकेशन ऑफ वीमेन एज ए मैटर ऑफ राइट, रिमूवल ऑफ द कास्ट बैरियर। तो ये थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्या हो गया, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे दिए। अब वो कैसे इम्पैक्ट करता है या कैसे इम्पैक्ट किया है, ये मेरा मेन डिमांड है क्वेश्चन का। तो इसमें काउज एंड इफेक्ट, ठीक है।
अब हिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखिए, हिस्ट्री में भी क्या है ना कि डायग्राम बनाए हुए हैं, वैसे कोई नीड नहीं है, बहुत कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में ना बनाता नहीं है, तो लेकिन हाँ ये थोड़ा सा क्या है ना कि अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को। तो इसमें हाँ, अब अगर मान लीजिए कि कैसे इम्पैक्ट किया सोसाइटी को, तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मतलब कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है वो मॉडर्न एजुकेशन को कैसे इवॉल्व किया, एक सब टॉपिक हो गया, ठीक है। इसी के अंदर फिर चाइल्ड मैरिज और एसआर मूवमेंट्स, सोशल रिलीजियस मूवमेंट और चाइल्ड मैरिज को कैसे कम किया, कैसे ख़त्म किया, उसके बाद कास्ट मूवमेंट कैसे कैसे कास्ट बैरियर्स को अलग किया। तो मतलब आप एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बना दीजिए, एग्जामिनर को सब समझ में आ जाएगा क्या लिखना चाह रहा है क्या नहीं लिखना चाह रहा है। सर साइंस एंड टेक का नोट्स अप टू डेट कैसे करें? सर पढ़ा हुआ है तो जैसे कौन सा साइट ऐसा है जिससे हम साइंस एंड टेक को अप टू डेट कर सकते हैं सर? पता है मेरा तो सबसे ज़्यादा मार्क्स साइंस एंड टेक में आया, लेकिन सबसे डर उसी में लग रहा था क्योंकि उसका कोई नोट्स ही नहीं है, खास करके हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो जो फिजिक्स और बायो वाला टॉपिक है वो तो लग रहा था कि कहाँ से। तो हम एक रांची में एक ज्ञान सागर करके पब्लिकेशन है, उसका हम नोट्स बनाए थे और नेट पे पूरा सर्च करके, नेट जितना होता है इंटरनेट का सहारा लेकर के, और यूट्यूब पे सर्च करके लगभग हमको लगता है सबसे ज़्यादा टाइम उसी में दिया। तो उससे हम है सो एक एक टॉपिक का नोट्स बनाए इंटरनेट से खुद, उसका मेरे पास PDF होगा, हम कोशिश करेंगे शेयर करने का, ठीक है, ख़ास करके फिज़िक्स वाला पार्ट में। स्टार्टिंग में अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जैसे किसी का स्टार्टिंग कर रहा है अपना प्रिपरेशन, तो फर्स्ट में बुक का रीडिंग कर देना चाहिए या एक बार क्लास में कुछ हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट में रीडिंग करने से कुछ पढ़ना पड़ता नहीं है। कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वो ना, तो UPSC के लिए पूछ रहे कि स्टेट के लिए? UPSC के लिए। तो आपको सबसे पहले, आप यहीं से कोचिंग कर रहे हैं UPSC का, तो जो भी क्लास में होता है ना, क्लास में मान लीजिए कोई टॉपिक हुआ, ठीक है, उस टॉपिक को आप जाकर के घर पे रिवाइज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक से उसी टॉपिक को आप देखिए, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका एक डेली का प्रोसेस, मतलब जैसे क्लास के साथ जा रहे हैं उसी के साथ आपको साइकिल में चलना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरा जैसे ग्रेजुएशन 2016 में हुआ, बीच में हम जॉब किए, जॉब करने के बाद फिर हम ऐसे UPSC प्रिपरेशन में लग गए। अब इंटेलिजेंस लेवल ऐसा नहीं है कि हम अभी बहुत ज़्यादा तैयारी कर लिए तो अभी हो गया, पहले तैयारी नहीं करते थे। मेरा कंसिस्टेंट थ्रू आउट दी जो पीरियड है ना, उसमें मेरा इक्वल पढ़ाई करते थे। लेकिन सबसे बड़ा अगर इम्पैक्ट हम देखें ना, या फिर खुद से बोला जाए कि क्या अलग किए जो इस बार हो गया, तो हम बोलेंगे रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी पेपर है, जो भी जितना भी हम एक नोट्स बना लिए, उस नोट्स के अलावा हम कोई चीज़ अलग से नहीं देखते थे, बस न्यूज़पेपर देखने लगे। और इवन अभी इनफैक्ट क्या है ना कि अभी भी मेरे दिमाग में एक एक पेज है, सो एक एक पेज नहीं, जनरली मोस्ट ऑफ दी पेजेज जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का या साइंस का, कि कौन सा टॉपिक बाएँ पेज में है कि दाहिने पेज में, और फिगर क्या है वो हमको अभी भी याद है। इतना बार हम रिवीजन उस चीज़ को किए। तो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं या रेफरेंस बुक जो पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ उसका रिवीजन करते जाइए। एक बार पढ़िए, 2-3 बार 4 बार हर सप्ताह में उसको रिवीजन करते जाइए। सर आपने बोला कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में हम लोग ज़्यादा पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते, तो UPSC के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो ज़्यादा डायग्राम यूज़ करें या फिर थोड़ा एक्सप्लेन भी करें? थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में फॉर्म दीजिए, पैराग्राफ फॉर्म में दीजिए। उसके बाद डायग्राम में आप जैसे मान लीजिए काउजेज कुछ किसी चीज़ का पूछ रहा है, ठीक है, तो काउजेज आप एक ऐसे डायग्राम देखिए, ये है ना, ये पेज है, कैसे कैसे डायग्राम बनाना चाहिए वो भी हम बनाए हुए थे। तो सारे नोट्स A4 साइज पेपर में ही बनाए? हाँ, मोस्ट कॉपी नहीं यूज? कॉपी नहीं, जैसे ये तो कैरी करना आसान हो जाता था, ये सब के लिए कॉपी, अब एक पेज के लिए कॉपी तो नहीं रखेंगे ना।
तो ये फॉर्मेट हो जाएगा सर डायग्राम वाला एक बार बता दें हमको। ये। किसका? इसका? ये तो आप फ़ोटो ले लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। हाँ ठीक है। एक ये हो गया, एक क्लाउड डायग्राम बोलते हैं इसको। हो गया, मिटाए। कोई कॉम्बैटिक पॉल्यूशन पे आया क्वेश्चन तो आपको इन्वायरमेंटल मेजर्स क्या ले सकते हैं, नेशनल मेजर्स क्या ले सकते हैं, इंटरनेशनल मेजर्स क्या ले सकते हैं, सोशल, इसी तरह अलग अलग जितना भी फॉर्मेट हो सकता है ऐसे डायग्राम बना सकते हैं।
बाकी और भी है तो PDF ले लीजिएगा इसका। हो गया, मेरे पास जितना था हम बता दिया, और बाकी जितना आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं।